ठीक है ना। देखो अब कल बोला था अपन ने, मैंने कि अपन जो 7वीं यूनिट है, 7वीं यूनिट के अपन जो उनने अपने प्री के सिलेबस में उनने 2-3 टॉपिक दिए हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं। ये ये सब क्या है, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, उसी के कुछ पार्ट दिए हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, जैव विविधता और प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं, चार चीज हैं बेसिकली। तो इन हम चार टॉपिक को अलग अलग पढ़ लेते हैं। और देखो यहाँ पर हम बिल्कुल जिसको कहना चाहिए प्री के हिसाब से देखेंगे चीजों को, कि जो प्री में जो जैसा क्वेश्चन आएगा, हमको अवधारणा को समझना है थोड़ा सा, और कुछ बेसिक फैक्ट को समझना है कि जो पेपर में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है ना। तो देखो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक चालू करते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है, इससे संबंधित कुछ शब्दावली, कुछ नियम, कुछ अवधारणा को समझना है, वही हमारे प्री के लिए काम का है। तो देखो जहां तक पारिस्थितिकी में आपको परिभाषा बताऊं, पारिस्थितिकी की परिभाषा है कि समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंध, समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी किया जाता है। इकोलॉजी दरअसल क्या है, विज्ञान की एक शाखा कह लो, या फिर क्या है, एक विज्ञान का पार्ट है। उस सब्जेक्ट है, मतलब इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, समस्त जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। समस्त जीव मतलब समस्त जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हों, प्लांट हों, एनिमल हों, जो भी हों, जो भी जीव की कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी वो अपने फिजिकल पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण समझ ना, पर्यावरण का अर्थ होता है कि हमारे चारों तरफ जो है, और ये कौन सी बात कर रहे हैं, फिजिकल पर्यावरण। तो फिजिकल पर्यावरण की मतलब क्या है, कि जो हमारे चारों ओर है, पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, टेम्परेचर है, वर्षण है, ये सब है, इनके बीच जो संबंध है, इसका अध्ययन ही कहला रहा है इकोलॉजी। मतलब इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम समस्त जीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है चारों तरफ जो वो मौजूद है। फिजिकल इन्वायरमेंट का तो मतलब यही है ना, कि टेम्परेचर, वर्षा, सूर्य का तापमान, और पानी, और हाइट, और अन्य सब चीजें, इनके साथ इनका क्या संबंध है, कैसे ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं, क्या कोई संबंध है भी या नहीं है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखने का जो अध्ययन किया जाता है, वही कहलाती है पारिस्थितिकी। तो देखो ये तो पारिस्थितिकी की क्या है, परिभाषा हो गई। पारिस्थितिकी की सामान्यता परिभाषा बस इतनी ही है, अपने लिए इतने ही काम की है। फिर इसमें लेकिन हमको क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ देखना है कि ये शब्द आया कहां से। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ में क्या है, ये जो शब्द है ये क्या है, इकोलॉजी, इकोलॉजी का हिंदी है पारिस्थितिकी। और इकोलॉजी ये जो अंग्रेजी का शब्द है ना, ये भी कहीं से आया है। अंग्रेजी का इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा, या जिसको हम कह सकते हैं ग्रीक भाषा के शब्द ओइक्योलॉजी, ग्रीक शब्द है ओ ई के ओ एल ओ जी आई ई, ये बना है। और ये जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओ आई के ओ एस, ओइकस, और दूसरा शब्द है लॉगस, एल ओ जी ओ एस,
ओइकस और लोगस। ओइकस का अर्थ होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान, और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अध्ययन, रहने का स्थान और अध्ययन। ठीक है ना। तो देखो जो ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकोलॉजी, उस ओइकोलॉजी का सामान्य सा अर्थ होता है रहने के स्थान का अध्ययन। ठीक है ना। और इसी ओइकोलॉजी से शब्द बना इकोलॉजी। लेकिन अब जब इकोलॉजी शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो केवल रहने का स्थान नहीं, अब क्या कह रहे हैं कि समस्त जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध है, उसका जो अध्ययन है वो है इकोलॉजी। तो आपको शाब्दिक अर्थ भी पता होने चाहिए। दो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक तो ओइकस और लोगोस से मिलकर बना है ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी ही इकोलॉजी में बना है, और ओइकस का अर्थ है रहने का स्थान और लोगस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है ना। तो ये शाब्दिक अर्थ है। फिर तीसरा इसमें एक चीज और याद रखना है कि इस इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल ने किया था। क्या नाम है उनका? अर्नस्ट हैकल। ये जर्मन जीव वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस शब्द का उपयोग सबसे पहले 1968 में किया गया। 1968 में, ओह 1969, हाँ 1969, 1969 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। तो देखो पारिस्थितिकी हमारे सिलेबस में है, हमने उसकी परिभाषा समझ ली, शब्द आया कहां से ये समझ लिया, इस शब्द को सर्वप्रथम लेके कौन आया, तो वो कौन है? अर्नेस्ट हैकल 1969। ठीक है ना। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी के संदर्भ में ये है। मतलब आपको पारिस्थितिकी इकोलॉजी जैसे शब्द आए तो समझ जाओ एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होते हैं, इसी टाइप से एक सब्जेक्ट है। तो भैया हम बायोलॉजी में क्या है, एनिमल का, प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है दोनों के बीच कैसा संबंध है। और देखो संबंध बहुत गहरा है। तापमान, तापमान हमको प्रभावित करता है ना, तापमान वनस्पति को प्रभावित करता है। कहीं पे बबूल होगा, कहीं पे सागौन होगा, कहीं पे देवदार का पेड़ होगा, कहीं पे कुछ होगा। पहाड़ पर रहने वाली वनस्पति अलग है, रेगिस्तान में रहने वाली वनस्पति, तो मतलब संबंध है ना कुछ। तो वो क्या संबंध है दोनों के बीच, इसी का अध्ययन करना है हमको इकोलॉजी के अंतर्गत। उसका शाब्दिक अर्थ है और उसका ये है। ठीक है ना। तो ये पारिस्थितिकी है। अब इस पारिस्थितिकी के अध्ययन के अलग अलग उपागम हैं। पारिस्थितिकी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अध्ययन के अलग अलग उपागम हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन के अलग अलग उपागम, कि जब व्यक्ति पारिस्थितिकी का अध्ययन करना चालू किया, स्टडी उसने चालू किया, तो उसकी अप्रोच क्या थी? उपागम मतलब क्या है? अप्रोच, किसको ध्यान में रख के अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो पारिस्थितिकी उपागम की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है उसको कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है ऑटो इकोलॉजी, AUTECOLOGY, स्वपारिस्थितिकी। देखो स्वपारिस्थितिकी क्या है, ये भी इकोलॉजी के अध्ययन का एक अप्रोच है। और इस अप्रोच के अंतर्गत क्या करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हम केवल सिंगल स्पीसीज का अध्ययन करते हैं, एकाकी जाति का, उसके भौतिक पर्यावरण से अध्ययन, उसके भौतिक पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन, केवल एक स्पीसीज, किसी भी एक प्रजाति को पकड़ लिया, कि हमने पकड़ लिया कि हिरण, तो हिरण इस क्षेत्र में रह रहा है, तो उसका हम उसके भौतिक पर्यावरण से क्या अध्ययन है। वृक्ष की कोई एक प्रजाति पकड़ ली, तो जब एक हम प्रजाति को पकड़ के सिंगल स्पीसीज का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। और दूसरा इसके अध्ययन की शाखा है साइनो इकोलॉजी, जिसको कहते हैं समपारिस्थितिकी।
सम पारिस्थितिकी, अंग्रेजी शब्द ही याद रखना, SYNECOLOGY, सिंकोलॉजी, साइनो इकोलॉजी, इस टाइप से कुछ रूप में है। इसके अंतर्गत क्या है, सम पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी खास पारिस्थितिकी तंत्र, किसी खास पारिस्थितिक तंत्र, किसी खास पारिस्थितिकीय तंत्र किसी पास खास पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदायों, जैविक समुदायों, जैविक समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब देखो, सम पारिस्थितिकी में एक शब्द आया, एक तो क्या है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो अंग्रेजी में शब्द यूज किया जाता है वो होता है इकोसिस्टम। इको सिस्टम, इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है, पारिस्थितिकी अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। पारिस्थितिकी क्या है, एक तो सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या है अध्ययन करते हैं, और इकोसिस्टम क्या होता है, जिसका तुम अध्ययन कर रहे हो ना, वो इकोसिस्टम है। जैसे एक तालाब है, तालाब में कुछ वनस्पतियां भी हैं, कुछ मछलियां भी हैं और विभिन्न टाइप के जीव जंतु रह रहे हैं। ये तालाब का अपना एक इकोसिस्टम है। खेत होता है, खेत का एक अपना अलग इकोसिस्टम होता है। जंगल है, जंगल का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। और जब हम इस इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं वो इकोलॉजी कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक सिस्टम, इकाई है। तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपने मछलियों का एक्वेरियम देखा होगा घर में, वो भी एक इकोसिस्टम है जिसमें 4-5 मछलियां रखी हुई हैं, वो भी एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है, बहुत छोटा। और समुद्र अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, इतना बड़ा, जो पृथ्वी के 3/4 हिस्से को घेरे हुए है, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम मतलब क्या है, जहां पर जो है रह रहे हैं, एक इकाई है, उसका अध्ययन है इकोलॉजी। तो देखो, सम पारिस्थितिकी में किसी खास पारिस्थितिक तंत्र के जैविक समुदाय कि हम यदि तालाब है, तालाब के इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि तालाब में जो भी है, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, वो अपने भौतिक पर्यावरण से कैसे संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनके बीच क्या संबंध है, उसको देखते हैं, तो वो कहलाता है सम पारिस्थितिकी। सौ पारिस्थितिकी का आधार क्या है, एक स्पीसीज का अध्ययन। यहां पे क्या है, इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, वो जगह को कह रहे हैं इकोसिस्टम, और उसका अध्ययन है इकोलॉजी। ठीक है ना। तो देखो, ये दो प्रकार के अप्रोच है इकोलॉजी को पढ़ने के, एक है स्व पारिस्थितिकी और एक है सम पारिस्थितिकी। अब देखो, स्व पारिस्थितिकी का तो कोई उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो सम पारिस्थितिकी है, इसको भी अलग अलग और सब अप्रोच में डिवाइड किया गया है कि ये भी इकोसिस्टम के अध्ययन को भी और विशेषीकृत किया जाता है। देखो, इसी के अंतर्गत है, सम पारिस्थितिकी के ही अंतर्गत है। जैसे ABCD करके लिख लेना। एक होता है जिसको कहते हैं हम बायोम इकोलॉजी, बायोम पारिस्थितिकी, बायोम इकोलॉजी। अब देखो, बायोम इकोलॉजी भी इसी सम पारिस्थितिकी या साइनिक इकोलॉजी की है, या इसी को हम क्या है समुदाय पारिस्थितिकी भी कह देते हैं, इसी के अंतर्गत है। लेकिन देखो, बायोम मूल फोकस बायोम हो जाता है, और बायोम का मतलब क्या है कि जब हम हरे पेड़ पौधों पर ज्यादा फोकस करते हैं, हरे पेड़ पौधों के अध्ययन पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो हमारा क्या नाम से जाना जाता है, बायोम इकोलॉजी। बस आपको देखो शब्द याद रखना है, क्योंकि हमको कोई परिभाषा तो लिखनी नहीं है, शब्द पकड़ना है। बायोम इकोलॉजी, बायोम मतलब हरे पेड़ पौधे। दूसरा इसके अंतर्गत क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, बी पॉइंट, संख्या पारिस्थितिकी, संख्या
पारिस्थितिकीय संख्या पारिस्थितिकी, बायो पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? एक जाति के जीवों, एक जाति के जीवों और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, एक जाति के जीवों और उनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है पॉपुलेशन इकोलॉजी। फिर एक होती है जिसको कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी। कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है? इसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों का और उनके बीच जो इंटरडिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, दूसरे एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, विभिन्न जाति विभिन्न जंतु, वो सब क्या है? समुदाय परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। फिर संरक्षण पारिस्थितिकी, संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या है? कंजर्वेशन। आप नाम से समझ रहे हो कि जब हम किसी परितंत्र में, चाहे वन्य जीव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जल हो, इनके संरक्षण की जब बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात और उनके प्रबंधन के अध्ययन की बात की जाती है, तो संरक्षण इकोलॉजी होती है। फिर एक और इकोलॉजी होती है जिसको कहते हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी, मैंग्रोव इकोलॉजी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैंग्रोव खारे पानी का जो इकोसिस्टम है, खारे पानी में जो वनस्पति पाई जा रही है, खारे पानी में जो जीव जंतु हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। फिर एक और शब्द होता है, इसको कहते हैं मानव इकोलॉजी, मानव, मानव इकोलॉजी क्या है? मानव जीवन यापन पर पड़ने वाले विभिन्न कारकों का हम अध्ययन करते हैं। मानव जीवन को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? तापमान प्रभावित कर रहा है, वर्षा, कौन सा जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो वो सब मानव है। इसी टाइप से एनिमल इकोलॉजी होती है, एनिमल के जीव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब क्या है? देखो, नाम के आधार पे क्या है, आपको पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग करता रहेगा। ये सब पढ़ने की अप्रोच है कि पढ़ने वाला किसको ध्यान में रख रहा है। मानव को ध्यान में रख रहा तो ह्यूमन इकोलॉजी हो गई है, एनिमल को ध्यान में रख रहा है तो एनिमल इकोलॉजी हो गई है। हैबिटेट इकोलॉजी भी होती है, एक क्या होती है? हैबिटेट, हैबिटेट इकोलॉजी, निवास क्षेत्र के आधार पर। इसमें क्या है? जितने भी जीवधारी हैं उनके निवास या आवासों का अध्ययन किया जाता है। भाई, मनुष्य के आवास अलग हैं, जानवरों के आवास अलग है, कोई पानी में रह रहा है, कोई पेड़ पे रह रहा है, तो उनके आवास का अध्ययन किया जाता है, वो हैबिटेट इकोलॉजी कहलाता है। फिर एक वर्तमान में नई इकोलॉजी आई है जिसको कहते हैं अप्लाइड इकोलॉजी, APPLIED, अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी क्या है कि ये एक नया अप्रोच है इकोलॉजी का पढ़ने का। और नया अप्रोच क्या है कि आधुनिक स्थिति में, आधुनिक समय में जो इकोलॉजी में जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का अध्ययन, उसके जैविक कंपोनेंट और जैविक कंपोनेंट के बीच जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अप्लाइड इकोलॉजी, वर्तमान में जो करंट है ना, जैसे जलवायु परिवर्तन, ये सब चीज, तो ये सब एक अप्लाइड इकोलॉजी के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो देखो, ये केवल अपन ने इकोलॉजी और इकोलॉजी के जो अध्ययन के अलग अलग उपागम है। बेसिकली आपको तो याद रखना है कि 2 उपागम ही है अध्ययन के, लेकिन वो जो दूसरे वाले हैं उसके भी अलग अलग, उसको भी बहुत छोटे छोटे सेक्शन में बांटा गया है। तो देखो, ये इकोलॉजी है, एक सब्जेक्ट है पढ़ने का, कि हम जो जैविक समुदाय है और उसका भौतिक पर्यावरण है, उनका जो अंतर संबंध है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। फिर इसी पारिस्थितिकी इकोलॉजी से एक और शब्द निकला, इसको अब भी हमने देखा था, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। और देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम योग 1935 में A.G. टॉन्सले ने किया था, 1935, A.G. टॉन्सले, इसने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किया। ठीक है ना। और इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जो एक जैविक समुदायों का
आपस में अंतर संबंधों के आधार पर जो एक इकाई का निर्माण हुआ है उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कह रहे हैं। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक यूनिट है, इकाई है, जो जैविक समुदाय उसके भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध से एक यूनिट बनी है, एक इकाई बनी है। बताया ना कि जैसे समुद्र अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, जंगल अपने आप में एक इकोसिस्टम है, खेत भी एक इकोसिस्टम है, समुद्र घर में जो इक्वेरियम रखा है वो भी एक इकोसिस्टम है, यदि उसमें वनस्पति है तो। पानी भरा रखा तो वो इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को टॉन्सले ने इकोसिस्टम। तो देखो इकोलॉजी अलग है और इकोसिस्टम अलग अलग है। अब आपको इस इको सिस्टम की कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए। विशेषताएं, इकोसिस्टम की विशेषताएं। तो देखो पहली विशेषता तो इसकी होती क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के अलग अलग घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं बेसिकली, जैविक, अजैविक और तीसरा ऊर्जा संगठन। नहीं तो सामान्यतः कई किताबों में 2 ही दिया है, जैविक और अजैविक, 2 ही मानते हैं। 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। कई जगह ऊर्जा घटक है, लेकिन ऊर्जा घटक भी अजैविक घटक का ही हिस्सा है, अलग से कुछ नहीं है। दूसरा तो देखो पहली विशेषता क्या है कि इसके घटक होते हैं। दूसरी बात क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि डब्बे में बंद है। खुला तंत्र का मतलब होता है कि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का निवेश भी होता रहता है और बहिर्गमन, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ होता है। इनपुट आउटपुट चलता रहता है। भाई तालाब है, तालाब में सूर्य प्रकाश आएगा और उसका फिर उपयोग भी होगा और ऊर्जा के रूप में बदल के और फिर उसका आउटपुट भी निकलेगा। तो लगातार ये एक ओपन सिस्टम होता है। मतलब तुम ये सोचो कि घर में जो मछली का तुमने एक्वेरियम बनाया, उनने का ये तो ऊपर से ढका है, बंद इकोसिस्टम है। बंद इकोसिस्टम कैसे हो सकता है? इकोसिस्टम खुला ही होगा। भाई ऑक्सीजन पानी में है, आपको एक पंप लगाना पड़ेगा तब जाके वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इनको सप्लाई हो पाएगी। तो ये क्या है कि जो भी इकोसिस्टम होता है एक खुला तंत्र होता है। फिर तीसरी इसकी विशेषता है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। ये चीज अभी आगे देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता से कहना क्या चाहते हैं, कि हर पारिस्थितिक तंत्र में कुछ उत्पादन होता है, वो उत्पादन कितना होगा कि उसमें ऊर्जा कितनी सुलभ मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है ना। और फिर यही है कि आकार के आधार पे भी आप पारिस्थितिक तंत्र को अलग अलग भागों में बांट सकते हो। बस ये 2-3 विशेषताएं याद रखना, बाकी अपन को इसकी ज्यादा विशेषता कोई याद तो रखना नहीं है। बस बताने के लिए कि भाई पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की उपलब्धता उसकी उत्पादकता को निर्धारित करती है। हम क्या है कल पारिस्थितिकी पढ़ रहे थे, इकोलॉजी, इकोलॉजी और इकोलॉजी पढ़ते पढ़ते क्या है इकोसिस्टम आया था। इकोसिस्टम, इकोलॉजी की हमने परिभाषा पढ़ी थी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी एक विषय है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण, उसके जैविक अजैविक सभी घटकों का अध्ययन करते हैं। और इकोसिस्टम क्या है? एक परितंत्र होता है जिसमें क्या है जिसका हम अध्ययन करते हैं, परितंत्र होता है इस इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम की हमने बहुत सारी विशेषताएं भी बताई थी। इकोसिस्टम की क्या विशेषताएं बताई थी कि इकोसिस्टम भैया बड़ा भी, पहली विशेषता होती है कि इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। दूसरा, इकोसिस्टम क्या होता है? खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या देखी थी कि कोई भी इकोसिस्टम आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर, कोई भी इकोसिस्टम आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है कि अपने आप सफिशिएंट होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर है वो, ऊर्जा का उत्पादन सब कुछ अपने हिसाब से कर लेता है। चौथी इसकी विशेषता होती है कि प्रत्येक इकोसिस्टम स्वनियमित होता है।
सेल्फ रेगुलेट होता है। यदि आप किसी भी इकोसिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करो तो उसमें सब मैनेज होते रहता है। जैसे कोई जंगल है, जंगल का अपना इकोसिस्टम है, वो स्वनियमित है, सेल्फ रेगुलेट है। मतलब यदि उसमें कोई चीज बढ़ जाएगी, जैसे उसमें हिरणों की संख्या बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ी, तो बाघ भी अपने आप बढ़ जाएंगे और हिरणों को मैनेज कर लेंगे। यदि घास बढ़ गए तो हिरण अपने आप बढ़ जाए। मतलब क्या है ना कि एक दूसरे को सब रेगुलेट कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये क्या होता है, स्वनियमित होता है। ठीक है। और प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, कि ऊर्जा का होता है प्रवाह की एक चक्रण चलता है। तो आप बस याद रखो कि ऊर्जा का प्रवाह होता है चरण में। और एक और क्या देखा था कि प्रत्येक इकोसिस्टम में क्या है, घटक होते हैं। एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है, जैविक और अजैविक घटक होता है। ठीक है ना, ये इतनी हमने विशेषताएं देखी थी। और फिर हम क्या चले गए थे सीधे इकोसिस्टम के घटकों को पढ़ने में। तो इकोसिस्टम के हम घटक ही पढ़ रहे थे कल, उसी को आगे करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इको सिस्टम, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। तो दो टाइप के घटक बताए थे, एक था ए बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, और दूसरा था जैविक घटक, अजैविक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि अजैविक घटक के भी तीन सब डिवीजन किए गए थे। एक को कहा था पहला अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, दूसरे थे कार्बनिक घटक, और तीसरे थे भौतिक घटक, भौतिक घटक। अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत हमने क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें O2, N2, H2, इन सबको क्या है, अकार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक के अंतर्गत क्या क्या लिखा था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि सब अकार्बनिक। और भौतिक घटक के अंतर्गत क्या लिखा था हमने, टेम्परेचर, लाइट, प्रकाश, तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये सब क्या है, फिजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और बाकी फिर क्या है, जैविक कंपोनेंट है, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब जैविक घटक हो गए। आपके पेड़ पौधे, वनस्पति, जितने भी सूक्ष्म एनिमल हैं, वृहद, सब कुछ मानव जो भी जीवित है वो बायोटिक कंपोनेंट। और इसके अतिरिक्त जो आपका इकोसिस्टम में बचा वो सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट होता है। इकोसिस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे तालाब का एक इकोसिस्टम है तो उस तालाब में हमको दो टाइप के कंपोनेंट दिखाई देंगे। एक तो क्या होंगे, जैविक होंगे, तो उसमें कुछ वनस्पति होगी और कुछ जीव जंतु होंगे, वो सब जैविक कंपोनेंट होंगे। बाकी जो उसमें बचा सब अजैविक कंपोनेंट है। और देखो कल हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के ही अंतर संबंधों का अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं, पर्यावरण का और जैविक अजैविक का जो कनेक्शन है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमको अब यही समझना है कि कैसे ये अजैविक घटक इन जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। देखो जैविक घटक के भी अभी देखेंगे तीन प्रकार होते हैं जैविक घटक के। एक को कहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, दूसरों को कहते हैं उपभोक्ता, और तीसरे को कहते हैं हम अपघटक। ये तीन जैविक घटक के भी पार्ट होते हैं। तीन टाइप के हमको जैविक घटक दिखाई देते हैं, एक तो प्रोड्यूसर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है, और दूसरा डिकम्पोजर होता है। ठीक है ना। अब देखो ये हमको समझना है कि ये जो अजैविक घटक है कैसे जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। मतलब अजैविक घटक के बिना जैविक घटक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जैविक घटक कैसे होंगे, जैविक घटकों की संख्या ज्यादा होगी कम होगी, ये किस पर निर्भर करता है, अजैविक घटकों पर। जैसे हम कहें कि किसी जगह बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जैव विविधता ज्यादा है, मतलब वहां पर जैविक घटक बहुत ज्यादा है। तो क्यों है जैविक घटक बहुत ज्यादा, क्योंकि अजैविक घटकों की कोई एक विशेष क्रिया होगी। भाई सघन वनस्पति है, इसका मतलब वहां पे पानी साल भर मिल रहा है, सूर्य प्रकाश साल भर मिल रहा है। जब सघन वनस्पति है तो विभिन्न टाइप के जीव जंतु भी पैदा हो गए। पानी पानी तो विशेष है ना। तो इसी को हम देख रहे थे कि ये जो अजैविक घटक है, इन अजैविक घटकों में भी सबसे मेन क्या है, हम देख रहे हैं ये वाला जो भौतिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर है और खासकर लाइट। टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, मृदा, ये मेन चीज होती है जो डिसाइड करती है कि वहां पे जैविक घटक कैसे होंगे।
तो देखो इसी जैविक घटक के अजैविक घटक के जो फिजिकल कंपोनेंट हैं, इन्हीं फिजिकल कंपोनेंट में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि तापमान, टेम्परेचर, इससे संबंधित कुछ क्या है, नियम है जिसको हमको याद रखना है। तापमान, तो सबसे पहला तो क्या है, तापमान एक ऐसा अजैविक कंपोनेंट होता है जो जैविक कंपोनेंट को प्रभावित करता है। और तापमान के आधार पे ही जितने भी जैविक कंपोनेंट है तो हमने देखा था उनको दो टाइप में हम बांट देते हैं। एक को कह देते हैं विषम तापमापी, विषम तापी, और एक को कह देते हैं समतापी। दो टाइप के ही जीव होते हैं इस पृथ्वी पे तापमान के आधार पे। विषम तापी कैसे जीवों को कहा जाता है, जिनके शरीर का तापमान वातावरण या पर्यावरण के अनुसार वो परिवर्तित कर लेते हैं, वे विषम तापी कहलाते हैं। क्या था कि पर्यावरण या परिस्थिति के अनुसार शरीर का तापमान परिवर्तित कर लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहलाते हैं ये, कोल्ड ब्लड एनिमल भी कहलाते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे अभी शीत ऋतु आ रही है, टेम्परेचर कम होगा तो ये जंतु अपने शरीर का टेम्परेचर घटा लेंगे। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। तो देखो ये शरीर के टेम्परेचर को घटा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, इनको ठंडी गर्मी नहीं लगती है। और देखो दुनिया के ज्यादातर एनिमल इसी कैटेगरी के आते हैं। आपके पूरे रेप्टाइल्स, उन्होंने कहा कि उभयचर, मेंढक है, सांप है, छिपकली है, ज्यादातर क्या है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ क्या समस्या है कि अपने शरीर को टेम्परेचर को घटा बढ़ा लेते हैं तो इनको ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होता। ये वर्ष भर एक्टिव नहीं रह सकते। वर्ष भर एक्टिव कौन रहता है, समतापी। समतापी कैसे जीवों को कहते हैं, जिनका तापमान परिस्थिति या पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, बल्कि इनके शरीर का तापमान एकदम स्थिर रहता है। जैसे हम मनुष्य की बात करें, समतापमापी में क्या है, हमारे सारे मैमल्स आते हैं और जितना पक्षी वर्ग है वो सब समतापी के अंतर्गत आता है। हम यदि मनुष्य की बात करें तो हम जानते हैं मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे कम और ज्यादा में वो बीमार हो जाता है। 36, बाहर का तापमान कितना ही हो, अभी जैसे उनका बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो हमको ठंडी लगेगी। भाई ठंडी गर्मी लगने का तो जानते हो ना कि आपके शरीर का तापमान ज्यादा है तो आपके शरीर से ऊष्मा निकल रही है, बाहर बाहर जा रही है, तो आपको ठंडी लग रही है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, आपके शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर गर्मी है, आप उसके मुकाबले ठंडे हो जाएंगे तो भी हमको गर्मी का एहसास होगा। तो ठंडी और गर्मी का एहसास केवल समतापी जीवों को होता, विषमतापी जीवों को नहीं होता। अब देखो इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है क्या कि ये जो समतापी जीव है ये साल भर एक्टिव हो सकता है। क्यों एक्टिव हो सकता है, क्योंकि देखो यदि शरीर का तापमान एक निश्चित सीमा से नीचे जाएगा, मतलब 30 डिग्री से नीचे जाएगा और 40 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो शरीर के जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर देंगे। और जब शरीर के एंजाइम काम करना बंद कर देंगे तो हमारी श्वसन की क्रिया रुक जाएगी, पाचन की क्रिया रुक जाएगी, हमारी मौत हो जाएगी। भाई मनुष्य का तापमान देखा ना, 90 डिग्री, 98 फ़ारेनहाइट, 99 में बोल देते बुखार है, 102 फ़ारेनहाइट में बोल देते पट्टी रखो नहीं मर जाएगा, और 104-5 में कई बार देखते हैं व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती। क्यों, क्योंकि शरीर में एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो ये जानवरों के साथ यही होता है, जो विषमतापी जीव होते हैं, ये जब अपने शरीर का तापमान नीचे करते जाते हैं, मतलब बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री, उसके शरीर का तापमान भी 10 डिग्री हो गया, एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, वो मर जाते हैं। इसलिए वर्ष भर एक्टिव नहीं रहते हैं। जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत कम हो जाता है तो ये शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, जिसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, हाइबरनेशन, शीत निद्रा। शीत निद्रा, और एक शब्द यूज किया जाता है ग्रीष्म निद्रा, एस्टिवेशन, ASTIVATION, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन, शीत निद्रा, बहुत शीत ठंडी की जब ऋतु आती है, जैसे अपन देखो ना मेंढक, बारिश होती है तभी मेंढक आता है, गर्मी और शीत ऋतु में मेंढक दिखना बंद हो जाता है। ज्यादातर जानवरों के यही हाल होते हैं। तो वो क्या हो चले जाते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं या एस्टिवेशन में चले जाते हैं, मतलब जमीन के 10-12 फीट नीचे, और जहां पर तापमान उनको बहुत ज्यादा स्थिर मिलता है
वहां पर रहते हैं और वो पड़े रहते हैं। जब बारिश ऋतु आती है और तापमान थोड़ा सा स्थिर होता है तब वो बाहर निकलते हैं। तो अब वो 4 महीने हैं, 4 महीने में उनको प्रजनन करना है, सब कुछ उसी 4 महीने के दौरान करना है, वर्ष भर एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये तापमान है जो सब कुछ प्रजातियों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो देखो सभी मैमल्स क्या होते हैं, समतापी होते हैं और ये वर्ष भर एक्टिव रहते हैं। लेकिन कल ही बताया था कि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे ध्रुवीय भालू एक क्या है, समतापी जीव है, लेकिन वो हाइबरनेशन में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि उसको अपने शरीर की ऊर्जा को बचाने के लिए क्या है, शीत निद्रा में जाना पड़ता है। -50 डिग्री सेल्सियस है, तो वो शीत ऋतु में तो क्या है, बिल्कुल गायब ही रहेगा, दिखेगा ही नहीं, कहीं दब के पड़ा रहेगा। जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा तब वो बाहर निकलेगा, नहीं तो ये शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा क्या है, विषमतापी जीवों के लिए होती है। तो देखो तापमान एक बहुत मेन फैक्टर है जो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट को प्रभावित कर रहा है। देखो ना, तापमान ही हो गया कि जीव वर्ष भर एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। फिर क्या बताया था कि जो कुछ जीव होते हैं, कुछ प्रजातियां, जीवों की कुछ प्रजातियां, जैसे सांप, मगरमच्छ, इनमें लिंग का निर्धारण तापमान करता है। सांप और मगरमच्छ में उच्च तापमान जब होता है, उच्च तापमान की स्थिति में इनके अंडों से जो बच्चे निकलेंगे, अंडों से वो जो बच्चा निकलेगा वो मादा होगी। और यदि निम्न ताप की स्थिति है, निम्न ताप, तो निम्न ताप में अंडों से जो बच्चा निकलेगा वो क्या होगा, नर संतति, ठीक है ना। शीत ऋतु में यदि अंडे दे रहे हैं और जो बच्चा निकल रहा है तो वो कंफर्म मादा होगी और ये नर होगा। मतलब देखो तापमान उनका लिंग निर्धारण कर रहा है। मनुष्यों का तापमान उनका लिंग निर्धारण नहीं करता है, मनुष्यों का लिंग निर्धारण उनके क्रोमोसोम गुणसूत्र करते हैं, एक्स वाई, लेकिन यहां पर तापमान, तो देखो तापमान यहां पर लिंग निर्धारण भी कर रहा है। फिर तापमान क्या निर्धारित कर रहा है, तापमान एक और चीज निर्धारित करता है, आपकी लैंगिक आयु, लैंगिक आयु को निर्धारित करता है। लैंगिक आयु मतलब क्या है, आप में लैंगिक लक्षण किस उम्र में प्रकट होंगे। तो क्या है, जो उच्च तापमान में जो लोग रहते हैं वहां पर उच्च तापमान में लैंगिक लक्षण जल्दी विकसित होते हैं, लैंगिक लक्षण जल्दी विकसित होते हैं। और जो लोग निम्न तापमान में रहते हैं उनमें लैंगिक लक्षण देर से विकसित होते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत जैसे देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो वहां पर लैंगिक लक्षण जल्दी विकसित हो जाएंगे, 12-13 साल में परिपक्वता आ जाएगी, बच्चा पैदा करने की स्थिति में। लेकिन जो ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं हो सकता है वहां पे 2-3 साल बाद आए। तो ये लैंगिक आयु भी क्या है, तापमान ही निर्धारित करता है। इसलिए क्या है कि देखो भारत में विवाह जल्दी भी हो जाता था, 16-17 साल में विवाह हो जाता था, क्योंकि लैंगिक परिपक्वता यहाँ पर जल्दी आती। जबकि पश्चिम में 16-17 साल में विवाह होना संभव ही नहीं था, क्योंकि उनमें तापमान के कारण लैंगिक लक्षण देर से विकसित होते हैं। अब लेकिन भारत में भी देखो क्या है कि जो विवाह की आयु है लड़कों की तो 21 साल कर दी गई है, बहुत ज्यादा, कायदे से बहुत ज्यादा है। लेकिन अब भारत की भी मजबूरी है, क्यों, क्योंकि परिवार नियोजन करना था, हमको जनसंख्या को कंट्रोल करना था, इसलिए वो आयु हमने बढ़ाई है, पश्चिम के तुलना की है। हालांकि पश्चिम की मजबूरी है क्योंकि उनके यहाँ लैंगिक लक्षण देर से विकसित होते हैं। फिर इसी में तापमान से संबंधित एक एलन नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया जिसे कहते हैं एलन का नियम, एलन का नियम। एलन का नियम क्या कहलाता है कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव हैं, ठंडे क्षेत्रों के जो जीव जंतु हैं उनमें जीवों के कान, नाक, पूंछ और थूथन, नाक, कान, पूंछ और थूथन अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और जो गर्म क्षेत्र में रहते हैं उनके नाक, कान अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये एलन का नियम है। मतलब समझ रहे हैं ना, ठंडे क्षेत्र में जो जीव होगा उसका कान छोटा होगा, उसकी नाक छोटी होगी, उसकी पूंछ छोटी होगी, उसका थूथन, थूथन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे गाय, गाय का जो मुंह जो आगे निकला हुआ है उसको थूथन कह रहे हैं। तो जो ठंडे क्षेत्र में रहे उनका छोटा होगा। जैसे भालू,
ध्रुवीय भालू को आप देखोगे तो उसका नाक कान पूंछ छोटा दिखाई देगा, जबकि जो हमारे यहाँ भालू है, जो गर्म क्षेत्रों में भालू रहता है, उसका आपको ये सब बड़ा दिखाई देगा। तो ये एलन का नियम है। दूसरा एलन के नियम ये बता रहा है कि शरीर का आकार और वजन भी तापमान पर निर्भर करता है। शरीर का आकार और वजन भी तापमान पर निर्भर करता है। कैसे? ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जीवों में शरीर का आकार और वजन अधिक होगा। ठंडे क्षेत्रों में जो जीव हैं, इनका आकार भी बड़ा होगा, आकार और वजन अधिक होगा। आकार भी बड़ा होगा और वजन अधिक होगा। जबकि जो गर्म क्षेत्र में रह रहे हैं, उन जीवों का आकार भी छोटा होगा और वजन भी कम होगा। आकार छोटा और वजन कम। कोई भालू का उदाहरण सकते हैं, ध्रुवीय भालू बहुत बड़ा दिखाई देता है, वजन भी उसका अधिक रहता है, जबकि हमारा जो भालू है वो उसके मुकाबले छोटा होता है। जैसे आपने यहाँ पे हाथी देखा होगा। हाथी के जैसा एक प्राणी होता था जिसको मैमथ कहते थे। हाथी से 3-4 गुना बड़ा होता था। अब तो वो अस्तित्व में नहीं है, समाप्त हो गया है, लेकिन वो भी ठंडे प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता था, बर्फीले क्षेत्रों में मैमथ, बहुत विस्तृत आकार का। तो देखो ये एलन का नियम ही है कि तापमान भी क्या है, प्रभावित करता है इन सब चीजों को। फिर ये जो तापमान है, ये पौधों को भी प्रभावित करता है। देखो इसमें एक नियम और है, ब्लैकमैन का सीमित कारक का नियम। ब्लैकमैन का सीमित कारक। ब्लैकमैन का सीमित कारक का नियम मतलब जिस जगह जो कारक सबसे कम होता है वही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये पौधों के संदर्भ में है। पौधों के संदर्भ में क्या है कि जिस क्षेत्र में जो कारक, जिस क्षेत्र में जो कारक सबसे कम होता है, जिस क्षेत्र में जो कारक सबसे कम होता है वही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। वही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। वही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पौधों के लिए, पौधों के लिए क्या बता रहे हैं, जो कारक सबसे कम होता है वही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। पहले देखो सीधी सी बात कर रहे हैं कि कोई क्षेत्र है, जैसे कोई रेतीला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में सबसे कम क्या है? रेगिस्तान में सबसे कम है पानी, जब तो वो रेगिस्तान है, सबसे कम है पानी। तो देखो रेगिस्तान की जो वेजिटेशन है उसको यदि कोई सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा तो वो पानी। पानी थोड़ा सा कम गिरा, वनस्पति पूरी खत्म। पानी थोड़ा सा ज्यादा गिरा तो वनस्पति अलग टाइप की, मतलब वनस्पति में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि पानी सबसे कम है, वही सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। रेगिस्तान में तापमान की बहुत अधिकता है, सनलाइट बहुत है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि सनलाइट थोड़ी ज्यादा भी पड़ गई, थोड़ी कम भी पड़ गई तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो अत्यधिक है। लेकिन जो कारक बहुत सीमित होता है, जैसे हम यदि सदाबहार वनों की बात करें, एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट, सदाबहार वन में देखो सनलाइट की अधिकता है, पानी की भी अधिकता है। सनलाइट और पानी वहां पर कोई कारक नहीं होते हैं, लेकिन सदाबहार वनों में मृदा की उर्वरकता ये प्रभावित करती है। मृदा की उर्वरकता, क्योंकि क्या है, सदाबहार वन में पानी ज्यादा गिरता है, सदाबहार वन में लीचिंग की प्रोसेस होती है। लीचिंग की प्रोसेस समझ रहे हैं ना, कि पानी के साथ मिट्टी के पोषक तत्व तो घुल के नीचे चले जाते हैं, तो ऊपरी मृदा क्या है, उतनी उपजाऊ नहीं बचती है। तो वहां पर मृदा की उर्वरकता में जरा भी परिवर्तन आता है तो वो वनस्पति प्रभावित होती है। और यही कारण है कि यदि सदाबहार वन को एक बार काट दिया जाए पूरी तरीके से तो दोबारा उगने में उनको बहुत समय लगता है, क्योंकि वहां पर मृदा की उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं होती है लीचिंग की प्रोसेस के कारण। तो देखो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि ब्लैकमैन का सीमित कारक का नियम, कि जो चीज जहां पर कम है वही सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। भाई जो चीज कम होती है हमारे जीवन में, जो चीज कम होगा
वही हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। जीवन में पैसे की कमी है तो ले दे के ऐसा लगता है कि पैसे की कमी है, वही हमारे जीवन। तो यहाँ पे भी पौधों के लिए वही बता रहा है ब्लैकमैन का सीमित कारक का नियम, कि जो कारक सबसे कम होता है वही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जो प्रचुर मात्रा में है उसके कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कम है, पैसा कम है हमारे पास, वही थोड़ा सा कम हो जाता है तो सब बर्बाद। तो ये ब्लैकमैन का सीमित कारक का नियम भी याद रखना। फिर देखो ये इसी के अंतर्गत क्या है, सूर्य प्रकाश, तापमान, और तापमान के बाद एक और फैक्टर है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या है, सूर्य प्रकाश क्या है, जहां पर सूर्य प्रकाश ज्यादा है वहां के जंतुओं का रंग गहरा होता है, और जहां पर सनलाइट कम होता है वहां के जंतु हल्के रंग के होते हैं। हम ही देख रहे हैं, जैसे जैसे हम पोल साइड जाते जाएंगे सनलाइट कम होते जाएगा, और वहां के जो जीव जंतु हैं उनका रंग हल्का होते जाएगा, सफेद होते जाएंगे। और जैसे जैसे आप क्या है भूमध्य रेखा के नजदीक आते जाओगे जीव जंतुओं का रंग गहरा होता जाएगा। भालू काला है, उनका भालू सफेद है, हमारे यहाँ का आदमी काला है, वहां का आदमी सफेद है। तो ये सूर्य प्रकाश भी क्या है, रंग को प्रभावित करता है। पौधों को भी ये सूर्य प्रकाश प्रभावित करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या है, प्रकाश की उनको बहुत ज्यादा उपस्थिति होती है तभी वो वृद्धि करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति, जैसे आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, कपास का पौधा है, सूरजमुखी है, ये सब क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में पनपने वाले पौधे हैं। जबकि कुछ पौधे होते हैं जो छाया में ही पनप जाते हैं, जैसे मनी प्लांट जैसा पौधा। मनी प्लांट जैसा पौधा, इसको ज्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल छाया में भी पनप जाता है। तो देखो सनलाइट भी एक बड़ा कारक है जो प्रभावित करता है। तो मतलब देखो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके कोई भी फिजिकल कंपोनेंट हो, चाहे वो क्या है तापमान हो, तापमान हो, सूर्य प्रकाश हो, वहां पर वर्षण की मात्रा हो, वहां पर मृदा की क्या स्थिति है, मृदा की कैसी उत्पादकता है, ये सब फिजिकल कंपोनेंट हैं वहां पे। और हाँ एक और होता है तुंगता, ऊंचाई पर है, मैदान है, पहाड़ है, कैसा क्या है, ये सब मिलकर ही प्रभावित करते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट को। जहां पर ये अनुकूल होगा वहीं पर बायोटिक कंपोनेंट ज्यादा होंगे, इसलिए सदाबहार वन की हमको जैव विविधता ज्यादा दिखती है, मरुस्थलों की जैव विविधता हमको बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर फिजिकल कंपोनेंट सही नहीं है। तो जहां पर फिजिकल कंपोनेंट सही रहेंगे वहीं पर जैविक कंपोनेंटों का विकास होगा। इसलिए देखो मानव के संदर्भ में भी यही है ना कि जितनी भी सभ्यताएं हैं प्रारंभ में वो नदी घाटी के हैं। उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के तट पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सब नदी के किनारे ही है। एग्रीकल्चर सोसाइटी भी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो ये फिजिकल कंपोनेंट ही सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं हम क्या है जैविक घटक। अजैविक घटकों में इतना याद रखना है अपन को। अब है जैविक घटक। तो जैविक घटक में देखो हमने अभी देखा तीन होते हैं, एक होता है उत्पादक प्रोड्यूसर, दूसरा होता है उपभोक्ता कंज्यूमर, और तीसरा होता है अपघटक डीकंपोजर। डीकंपोजर उत्पादकता, देखो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक हम उनको कहते हैं जो क्या है ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। भाई प्रोड्यूसर है ना, उत्पादन करने वाले को ही उत्पादक करते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादन करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। और सामान्यतः उत्पादक के अंतर्गत हम क्या है हरे पेड़ पौधों को शामिल करते हैं। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेके और क्या है ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा का उत्पादन मतलब समझ रहे हैं ना, ऊर्जा का उत्पादन मतलब क्या है, वो
सेल्यूलोज का निर्माण कर रहे हैं, मतलब जो श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, उससे अपने अंदर क्या है ऊर्जा विकसित कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या है अपना विकास कर रहे हैं। और ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, उत्पादक। ये उत्पादक क्या हो रहे हैं, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, देखो उत्पादक को आप इस रूप में भी बता सकते हो कि जो उत्पादक हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रकाशिक ऊर्जा को, प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। प्रकाशिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा सनलाइट, उसको रासायनिक ऊर्जा जो संचित कर रहे हैं सेल्यूलोज के रूप में, जो उससे फल बन रहे हैं, जो बीज बन रहे हैं, सब रासायनिक ऊर्जा है जो उसमें संचित हो रही है। और इसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग अभी उपभोक्ता करेगा, हम कर रहे हैं ना, पेड़ के फल खा ले रहे हैं, पत्ती सब उनके बीज, उसी से तो हमारा जीवन चल रहा है, उसी से हम ऊर्जा ले रहे हैं। मतलब समझ लो कि उत्पादक एक ऐसी मशीन है कि इस साइड से सनलाइट जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा जा रही है, और उधर से क्या कहते हैं प्रकाशिक ऊर्जा जा रही है, उधर से उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दे रहे हैं। मतलब उत्पादक एक ऐसी मशीन है जो क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। अब रासायनिक ऊर्जा में सब चीज आ गई, वो जो भी निर्माण कर रहे हैं पेड़ पौधे, वो सब क्या है, रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें भी क्या है कि अलग अलग भाग कर देते हैं कि भाई जो उत्पादक है, कुछ इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और कुछ को क्या बोल देते हैं, रसायन संश्लेषी। भाई जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर रहे हो, प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। और रसायन संश्लेषी क्या है, जो ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उनको रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये उत्पादक हो गए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक ही उत्पादन का काम करते हैं, बाकी सब कुछ क्या है इस पर निर्भर है। और अब देखो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, अच्छा भी उत्पादकता पे अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो बस आप इतना समझ लो कि उत्पादक होते क्या हैं। उत्पादक के बाद जो दूसरी कैटेगरी है उसको क्या कह रहे हैं हम, उपभोक्ता, कंज्यूमर। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादन ने, प्राथमिक उत्पादकों ने जो उत्पादित किया है उनके भक्षण करके ये ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। मानव सहित बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये क्या उत्पादन पर, उत्पादक पर निर्भर है। भाई हम मनुष्य भी पेड़ पौधों पर निर्भर है, बहुत सारे जानवर भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वही प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हम डायरेक्ट उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, ये करके हमको दे रहे हैं। तो हम क्या है, ये प्रोड्यूसर हो गए और ये क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। ये प्रोड्यूसर है और हम क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है ना। तो देखो जैसे एक परितंत्र, परितंत्र में घास, फिर घास को खाता है टिड्डी, टिड्डी, टिड्डी को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, और सांप को खा जाता है मोर। ये किसी भी परितंत्र में क्या है, एक उनका जो आहार श्रृंखला भी देखेंगे, आहार जाल टाइप का, इसको समझ सकते हैं। अब देखो इस पारिस्थितिक तंत्र में घास क्या है, उत्पादक है, उत्पादक। इसको प्रथम पोषण स्तर भी कहते हैं, प्रथम पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर, उत्पादक, घास उत्पादक है। टिड्डी क्या है, उपभोक्ता है। और ये कैसा उपभोक्ता है, इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो ज्यादातर शाकाहारी जो जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। घास देखो उत्पादक है
उत्पादक को सीधे कौन खा गया? टिड्डे ने। अब टिड्डे क्या, देखो बकरी, बकरी भी घास खा जाती है, खरगोश भी घास खा जाता है, तो ये सब कौन होंगे? ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं, टिड्डा, बकरी, गाय, बैल, हिरन, खरगोश, जो भी शाकाहारी जीव है डायरेक्ट घास खा जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। इसके अतिरिक्त फिर जो दूसरी कैटेगरी आती है उसको द्वितीयक उपभोक्ता या मध्यस्थ उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक या मध्यस्थ उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या मध्यस्थ उपभोक्ता, मतलब इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं पर या शाकाहारी जीवों पर निर्भर हैं। इनको हम मांसाहारी कह सकते हैं सीधे सीधे, ये शाकाहारी, ये मांसाहारी। और फिर तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता, और इस तृतीयक उपभोक्ता के लिए हम क्या नाम ले सकते हैं? सर्वहारी। सर्वहारी, सर्वहारी मतलब क्या है? जो सब कुछ खा रहा है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से भी पोषण प्राप्त कर रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता से भी पोषण प्राप्त कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं तृतीयक उपभोक्ता, या इसी को हम कह रहे हैं सर्वहारी। तो देखो उपभोक्ता के ये तीन प्रकार होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा सर्वहारी उपभोक्ता। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज और याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता हाँ मोर सब कुछ खा जाता है। अब उसकी जगह आप कोई और भी लिख सकते हो, मानव भी लिख सकते हो किसी परितंत्र में, इसको आप और आगे बढ़ा दो, मानव, मानव जोड़ दो, तो ये जो तीन हो जाएंगे ये द्वितीय, ये सब क्या है? मध्यस्थ उपभोक्ता हो जाएंगे, और मानव सर्वहारी। मानव तो सब कुछ खा जाता है, मतलब वो शाकाहारी भी खा रहा है, मांसाहारी भी खा रहा है। तो जो जो चीज सर्वहारी, मतलब किसी भी जो आहार तंत्र में जो सबसे ऊपर होता है वो सर्वहारी होता है, तो वो सब कुछ खा जाता है। तो उपभोक्ता तीन टाइप के ही होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता सर्वहारी। अब देखो इसमें फिर डिबेट होगा, कुछ आदमी मानव के स्तर पर देखा जाए तो कुछ मानव शाकाहारी हैं, कुछ सर्वहारी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई केवल मांसाहारी है। हाँ, जानवरों में होता है कि कुछ जानवर केवल मांस खाते हैं, वो घास नहीं खाते। कुछ जानवर ऐसे हैं तो सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, उनको जो मिल जाए। तो अंत में वो सर्वहारी होता है, तीसरे स्तर का, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खा जाता है। अब देखो वर्तमान में क्या है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसको, इसके लिए एक शब्द यूज किया जा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उत्पादक कहने लगे हैं। द्वितीयक उत्पादक, ये याद रखना, वर्तमान समय में प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उत्पादक, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कह रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहा जा रहा है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। देखो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, अब भी हमने पढ़ा, उत्पादक केवल हरे पेड़ पौधे और कुछ जो रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, वो जो उन्हीं को कह रहे हैं उत्पादन, जो उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब टिड्डे को भी हम द्वितीयक उपभोक्ता कह रहे हैं, बकरी को भी द्वितीयक उपभोक्ता, जितने शाकाहारी जीव हैं सबको द्वितीयक उपभोक्ता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं द्वितीयक उपभोक्ता? क्योंकि देखो इनका यह कहना है वर्तमान समय में कि देखो घास, घास में क्या होता है? घास में सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का पाचन हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। घास को कौन खाती है? बकरी। और बकरी घास खा के क्या बनाती है? बकरी घास खा के मांस का निर्माण करती है, मीट। और मीट में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। तो हमको प्रोटीन प्राप्त करना है तो हम सीधे क्या है? बकरी खा जाते हैं। तो बकरी हमारे लिए एक ऐसी मशीन है जो सेल्यूलोज खा के और प्रोटीन का निर्माण कर रही है। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो प्राथमिक उपभोक्ता भी आपको द्वितीयक उत्पादक दिखाई दे, उत्पादन तो कर रहा है ना भाई। देखो घास हमारे कोई काम की नहीं है, घास में सेल्यूलोज है, हम सेल्यूलोज को नहीं खा सकते, घास से हमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने बकरी को एक मशीन समझ लो, जिसको हम घास खिला रहे हैं, वो मोटी हो रही है, मांस निकल रहा, उसका मांस बना, वो मांस हमने खा लिया, हमको प्रोटीन मिल गया। घास, घास एक ऐसी मशीन है जो सनलाइट ले रही है और रासायनिक ऊर्जा सेल्यूलोज बना रही है, इसका उपयोग बकरी कर रही है और बकरी से फिर हम। तो ये जो शाकाहारी जीव हैं इनको वर्तमान में प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाने लगा है। ठीक है। एक और बात याद रखना कि जो हम जिनको उत्पादक कह रहे हैं, उत्पादकों के लिए आजकल एक शब्द यूज कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर।
जो उत्पादक हैं उनके लिए एक शब्द यूज किया जा रहा है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? देखो, हमने क्या देखा कि उत्पादक क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो परितंत्र में हम उनको उत्पादक कहते हैं। लेकिन फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिया कि ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो अब ये आधुनिक संदर्भ में क्या कहा जाने लग गया कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी प्रोड्यूसर नहीं है, वो क्या है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर दरअसल एक ऐसी युक्ति होती है जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे रूप में बदलती है। तो पौधों को भी यदि अपन एक मशीन मान लें, एक ट्रांसड्यूसर मशीन मान लें, जो क्या कर रही है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे। देखो, उत्पादन नहीं कर रही, परिवर्तित करती है, और जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करे उसे हम ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं। तो देखो, यदि प्राथमिक उत्पादक को ट्रांसड्यूसर शब्द भी आएगा तो समझ जाना ट्रांसड्यूसर का मतलब प्राथमिक उत्पादक है। ये ट्रांसड्यूसर दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एनर्जी को बदलती है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये भी तो वही कर रहे हैं, उत्पादन थोड़ी कर रहे हैं, केवल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है। इसलिए इनके लिए ट्रांसड्यूसर शब्द का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरी कैटेगरी में आते क्या है, अपघटक। अपघटक, अपघटक क्या, डीकंपोजर। डीकंपोजर में ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो डीकंपोज करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या है, विघटित कर देते हैं जितने भी जैविक पदार्थ हैं, जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनको डीकंपोज कर देते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या आते हैं, बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म जीव, इसमें याद रखना वायरस अपघटक के अंतर्गत पेपर में पूछा गया एक बार कि डीकंपोजर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यही दिया था, वायरस दिया था, बैक्टीरिया दिया था, कवक दिया था और सूक्ष्म जीव। वायरस अपघटन का काम नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस इनएक्टिव रहते हैं और जब वो किसी जिंदा जीव में जाते हैं तभी एक्टिव होते हैं, नहीं तो वो कोई काम के नहीं है। मृत में वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये मृत को अपघटन करते हैं। और देखो, ऐसा नहीं कि मृत पदार्थ को खा रहे हैं, अपघटन का मतलब है जो भी जैविक है उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे मृत, मरे जीव जंतुओं को तो गिद्ध भी खाता है, कौवा भी खाता है, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं कर रहा है, वो तो खा रहा है। खाना बात एक अलग है, ये डिकम्पोज कर रहा है। जैसे दीमक, वो लकड़ी में लग गए, लकड़ी को मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कहलाते हैं अपघटक, जो पूरी तरीके से क्या है, जैविक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं। और देखो, अब अपघटक ने, जैसे कोई पेड़ गिरा पड़ा है, कोई जानवर मारा पड़ा है, उसमें अपघटक सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया उसमें लग गए और उसको डिकम्पोज कर दिया और उसको वापस क्या है, मिट्टी में बदल दिया। और मिट्टी से क्या है भाई, आपका शरीर है, आपके शरीर में क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विभिन्न टाइप के मिनरल्स हैं, खनिज, सब है यही चीज। आप मरोगे, सब कुछ ये एज इट इज रहेगा, आपका दफन कर दिया गया। अब वो जो डिकम्पोजर रहेंगे वो आपको अपघटन करेंगे। तो आपके शरीर में जो तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, ये सब कहां चले जाएंगे, मिट्टी में। और मिट्टी से पौधे ले लेंगे और पौधों में फिर वही आ जाएगा। चक्र होता है, इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये चक्र ही तो चल रहा है कि हम कह रहे हैं कि भैया पालक में आयरन होता है। पालक में आयरन आया कहां से, जमीन से तो ली उसने। जमीन में आयरन कहां से आया, ये हमने पालक को खाया, पालक को खाने से हमारे शरीर में आयरन आया, जब हम मरेंगे तो ये आयरन वापस जमीन में चला जाएगा। तो यही साइकिल चलता रहता है, इसी को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्म जीव हैं, इनको हम प्रकृति का सफाई करता स्कैवेंजर कहते हैं, SCAVENGERS, स्कैवेंजर्स, नेचुरल स्कैवेंजर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये अपघटन भी फिजिकल कंपोनेंट पर निर्भर करता है। कैसे कि तापमान, तापमान भाई
यदि तापमान बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो भी अपघटन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। अपघटन के लिए जरूरी क्या है? एक, तापमान होना चाहिए स्थिर, फिर मिट्टी में नमी भी होनी चाहिए, मिट्टी में नमी भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज होंगी तब जाके अपघटन तीव्र होगा। इसलिए देखो, बर्फीले इलाकों में तापमान अत्यधिक कम होता है, इसलिए डिकम्पोज होने में दशकों लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं कि कोई जानवर वहां पे मरा पड़ा, 100 साल बाद भी वो अपघटन नहीं हो पाया। जबकि रेगिस्तान में भी अपघटन नहीं हो पाता है। क्यों? क्यों? मिट्टी में नमी नहीं होती। तापमान तो होता है लेकिन मिट्टी में नमी नहीं होती है। तो तापमान और मिट्टी में नमी, ये दो चीज अपघटन की क्रिया की दर को प्रभावित करती हैं। इसलिए देखो, जो सदाबहार वन वाला एरिया है वहां पर अपघटन बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि तापमान भी ज्यादा है और मिट्टी में नमी, दोनों चीज होती हैं। तो दोनों चीज जब एक साथ मिलती हैं तब जाके हमको क्या है, अपघटन की क्रिया तीव्र गति से होती है। ठीक है ना? तो ये अपघटन की क्रिया को भी याद रखना कि फिजिकल कंपोनेंट पर ही निर्भर करती है। तो देखो, हमने जैविक घटकों में देखा बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक के दो रूप दे, बायोटिक में हमने तीन देखे, उत्पादक, उपभोक्ता, और तीसरा क्या देखा? डिकम्पोजर, अपघटक। अब इसमें एक चीज और है जो समझना है हमको, वो है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का मतलब होता है कि किसी भी परितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम पोषण स्तर, ये जो प्रथम पोषण स्तर है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, इनमें पोषक तत्वों के निर्माण की दर क्या है? मतलब प्रति समय इकाई में, प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों का निर्माण कैसे हो रहा है? प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों का निर्माण किस गति से हो रहा है, उसको हम पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता मतलब भाई ये एक क्षेत्र है, वहां पर कितने हरे पौधे हैं और हरे पौधे कितनी जल्दी जल्दी क्या है अपने को विकसित कर रहे हैं, वो उस परितंत्र की उत्पादकता कहलाती है। अब देखो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो किस क्षेत्र की उत्पादकता ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा उत्पादकता हमको कहां है? सदाबहार वन की दिखाई देगी, एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट। सदाबहार वन की उत्पादकता हमको सर्वाधिक दिखाई देगी, सबसे ज्यादा उत्पादन होंगे सदाबहार वन। सदाबहार, यदि हम वनों की ही कैटेगरी में देख लें, सदाबहार वन के बाद हमको क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन की उत्पादकता, फिर शुष्क पर्णपाती वन, फिर उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, रेगिस्तानी वन, कटीले वन। उत्पादकता धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो क्या याद रखना, सबसे ज्यादा उत्पादकता सदाबहार वन की होगी। सदाबहार वन के बाद जो मुख्य उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं वो होते हैं आपके ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी, डेल्टा, इनकी उत्पादकता भी बहुत ज्यादा होती है। प्रवाल भित्ति, इनकी उत्पादकता भी अत्यधिक होती है। तो देखो, ये सब अधिक उत्पादक वाले क्षेत्र हैं। ठीक है ना? इनकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता। अभी देखो, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता में फिर एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादन। ये क्या होता है? प्राथमिक उत्पादन। इस प्राथमिक उत्पादन शब्द को समझना, प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? प्राथमिक उत्पादन का मतलब सीधे सीधे यही है कि किसी भी परितंत्र में
प्रथम पोषण स्तर मतलब पेड़ पौधों द्वारा उत्पादन, पेड़ पौधों द्वारा उत्पादन, इसको कहते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्शन। वही पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, और उसी को दूसरे रूप में परिभाषित कर रहे हैं प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन, प्राथमिक उत्पादक जो उत्पादन कर रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्राथमिक उत्पादन। अब देखो ये जो प्राथमिक उत्पादन है इसका मापन दो तरीके से किया जाता है। प्राथमिक उत्पादन में हमको दो प्रकार दिखाई देते हैं। एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादन, सकल प्राथमिक उत्पादन, इसको कहते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन को कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी परितंत्र में उत्पादकों द्वारा निर्मित समस्त जैव भार, समस्त जैव भार क्या कहलाता है, प्राथमिक, सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। कि पोषण स्तर प्रथम में रासायनिक ऊर्जा की सकल मात्रा को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। बायोमास, जैव भार, जैव भार समझ रहे हैं ना, कि जो पेड़ पौधा है उससे अपन ने उसका पानी निकाल लिया, जैसे गन्ना, गन्ने के अंदर रस है, उस गन्ने के जूस को निकाल लिया, तो वो जो खोई बची गन्ने की उसको कहते हैं हम बायोमास, जैव भार। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि उत्पादक कितना जैव भार को उत्पादित कर रहा है। और देखो ये जो उत्पादन का मापन है ना, ये प्रति वर्ग मीटर किया जाता है, प्रति वर्ग मीटर। मतलब किसी क्षेत्र में एक ऐसा वर्ग मीटर मापन के लिए एरिया बनाओ, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, और वहां पर देखो कि जो प्राथमिक उत्पादक है कितना जैव भार का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। जैव भार समझ रहे हैं ना, उससे जो भी लिक्विड है उसको अलग कर दो, उसका जो वजन है उसको कहते हैं जैव भार। तो सकल प्राथमिक उत्पादन में क्या है, उत्पादकों द्वारा निर्मित समस्त जैव भार को जोड़ा जाता है। फिर दूसरा इसमें मापन किया जाता है, उसको कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में क्या करते हैं, इसको कहते हैं एनएनपी, नेट, एनएनपी, हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होता है उसमें से श्वसन ऊर्जा को घटा देते हैं। तो एनएनपी आ जाता है, एनएनपी, एनएनपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस श्वसन ऊर्जा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन की परिभाषा क्या है कि सकल प्राथमिक उत्पादन में से हम श्वसन ऊर्जा को घटा देते हैं, तो हमको शुद्ध प्राथमिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। श्वसन ऊर्जा मतलब क्या है कि देखो कोई पेड़ है, वो क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है और जैव भार के रूप में संचित करते जा रहा है, लेकिन वो अपने जिंदा रहने के लिए भी तो कुछ ऊर्जा की उसको जरूरत होती है। श्वसन करता है तो श्वसन में उसको कुछ ऊर्जा लगती है, तो वो उसी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यहां पर हमने क्या है, उसको घटा दिया है कि जो प्राथमिक उत्पादन, श्वसन ऊर्जा का मतलब यही है कि जो प्राथमिक उत्पादक है अपने लिए जो ऊर्जा कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी घटा दो, तो निकल आएगी क्या, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। कि किसी क्षेत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादन है क्या, ठीक है ना। तो देखो ये शुद्ध प्राथमिक नापने के तरीके हैं कि आप किसी परिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता नापना चाह रहे हो, तो एक तो क्या है, आप साधन नाप सकते हो कि भैया हम प्राथमिक उत्पादन देखेंगे। प्राथमिक उत्पादन में क्या देखेंगे कि भैया पेड़ पौधे कितना उत्पादन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम केवल सकल प्राथमिक उत्पादन की बात करेंगे कि ये देखेंगे कि जैव भार कितना है, जो उत्पादित हो रहा है उसका जैव भार कितना, बायोमास कितना है।
फिर नहीं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में और आप रिफाइन करोगे कि वो जो जैव भार है उसमें से भी वो अपने लिए कितना उपयोग कर ले रहा है उसको घटा दो, तो वो जो आएगा वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होगा। तो देखो ये सब अवधारणा है, अवधारणाएं पेपर में पूछी जा सकती और तो इसमें कुछ है नहीं पूछने लायक। तो ये हो गया प्राथमिक उत्पादन। एक इसी से संबंधित द्वितीयक उत्पादन है। द्वितीयक उत्पादन उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप फिर भी समझ लो द्वितीयक उत्पादन। द्वितीयक उत्पादन में क्या होता है कि यह शाकाहारियों के लिए ज्ञात की जाती है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित प्रोटीन की मात्रा प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित प्रोटीन की मात्रा, समझ रहे ना, प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी, खरगोश, टिड्डे, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है और ये किस दर से प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, मतलब घास को खा के कितनी जल्दी जल्दी मांस का निर्माण कर रहे हैं, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उत्पादन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और याद रखना इस उत्पादन की जो मापने की इकाई है वो है सकल उत्पादकता को ग्राम प्रति वर्ग मीटर, ग्राम प्रति वर्ग मीटर, ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या प्रति वर्ष मापा जाता है। काय को, सकल उत्पादन को, ये सकल उत्पादन को मापने की जो इकाई है या जो मापते हैं वो ग्राम प्रति वर्ष, वो ग्राम प्रति वर्ग प्रतिदिन या तो प्रतिदिन नापेंगे या प्रति वर्ष की दर से नापेंगे। तो देखो ये आपकी क्या है, उत्पादन हो गई, उपभोक्ता हो गई, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन उपभोक्ता। ठीक है ना। आगे इसमें अब कल देखेंगे, इसमें अब थोड़ा सा एक दो शब्दावली और है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को देखेंगे। ठीक है ना। तो कल अपन ये पारिस्थितिकी कंप्लीट कर लेंगे, कल क्लास लगेगी और